तो चलो दोस्तों, कैसन बा? बढ़िया बा। तो सर आज क्या पढ़ना है? खतरनाक जी सर, आज चैप्टर का बिल्कुल आखिरी पढ़ना है ना? क्या मुद्दा? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उससे हमें क्या क्या रेमेडी मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली रेमेडी मुझे बताओ कि जो तुमने सीखी है कि भी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी होती है तो क्या रेमेडी मिलती है? बोलो ना मुन्ना। हाँ, क्या मिलता है सर? हाँ, डैमेज यानी कंपनसेशन मिलता है। बिल्कुल सही बात, यानी कि हमें वो कंपनसेशन मिलता है। एक रेमेडी और होती है, तुम चाहो तो क्या कर सकते हो? बोलो कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है ना, कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल कर सकते हो। तो बचपन से दो चीजें तो सीखी हैं, लॉ के बचपन से दो चीजें सीखी हैं। क्या? एक तो क्या मिलती है सर रेमेडी में? वो वाला चलाना ना, वो वाला वो चलता नहीं है। तो एक तो क्या मिलती है रेमेडी में? कंपनसेशन मिलता है, पैसा मिलता है। और दूसरी चीज क्या मिलती है रेमेडी में? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ठीक है ना? बोलो रे भैया, दूसरी चीज क्या मिलती है रेमेडी में? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अब बात आती है सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो समझ में आती है बात कि जो डैमेजेस मिलते हैं वो भाई कितने डैमेजेस मिलेंगे, वो कितने डैमेज मिलेंगे, ये बात हमें बताई धारा 73 ने। किसने बताई बाबू? धारा शुद्ध धारा बताई सेक्शन 73 ने। किसने भैया? सेक्शन 73 ने बोला। हम बताएंगे किसने। अब मान लो भाई मैंने तुम्हें, है ना, मैंने तुम्हें बोतल बेच दी, बोतल, ठीक है, और तुमसे ये बोला कि दिवाली के मौसम में आके ले जाना ये बॉटल, है ना, 100 रुपए। कितने की ले जाना? 100 रुपए की डील। ठीक है, तुम ड्यू डेट पे आए, ड्यू डेट पर आए, ड्यू डेट पर देखा कि तुमने की बॉटल हो चुकी है भैया 110 रुपए की। कितने की हो चुकी है? 110 की। अब तुमने देखा भाई 110 की बॉटल, हमारी डील कितने की हुई थी? 100 रुपए की हुई थी। तो तुम भगे आए, तुमने कहा सर जल्दी से बोतल निकालो, है ना, ये लो पकड़ो 100 रुपए और बोतल निकालो, है ना, लो भाई लो 100 रुपए लो और बोतल निकालो। अब जब मैंने तुमने बोला कि सर 100 रुपए लो और बोतल निकालो, मैंने यहां तुम्हें बोतल देने से मना कर दिया। मैंने कहा बोल कर लेगा। ठीक है, क्या किया मैंने? ब्रीच कर दिया, धोखा दे दिया। धोखा ही तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं निभाया। तुमने कहा सर बेईमानी कर रहे हो, गलत बात है ना, राइट। अगर ये सस्ती हो जाती ना तो घट से बेच देते। अब आप कह रहे हो कि भैया नहीं बेचूंगा। तो ये बताओ अब तुमने क्या किया? स्यू किया। तो फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3 और फैक्ट नंबर 4। मुद्दा ये आया बाबू लोग, कितने रुपए के? जज साहब कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ, दिक्कत वाली बात नहीं, धारा 73 तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करना। धोखा दे दिया, हम तुम्हें क्या करेंगे, है ना, हर जाना दिलवाएंगे। तो तुमने बोला जज साहब एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर दो कैंसिल। बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कर दो कैंसिल। ठीक है, क्या कर दो? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। साथ में हमें दिलवाओ डैमेजेस। क्या दो? जज साहब ने बोला चलो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन भैया इनके साथ बेईमानी उसको डैमेजेस मिलेंगे। तो मुझे बताओ तुम मुझसे डैमेजेस कितने क्लेम करोगे? 100 रुपया, 110 रुपया, 20 रुपया? डैमेजेस कितने क्लेम करोगे? 100 या 110? हैं? मैं कह रहा हूं 100 या 110। ये दूसरी दुनिया में खो रहा है भाई। बोलो भाई 100 या 110? 100। पीछे वाले बच्चे 100 क्यों? 100 क्यों? 100 रुपए की बोतल थी, 100 रुपए की बोतल थी, तो इसलिए कितने क्लेम करोगे? 100 रुपए। 110 क्यों नहीं भाई? 110 क्यों नहीं? और ये बताएंगे नालायक बच्चे क्यों 110 क्यों नहीं? तुम बताओ जैन साहब। 110 करेंगे? क्यों करेंगे 110? ये तो पूछ रहा हूं। तो बच्चे कह रहे हैं 110 बिल्कुल सही जवाब, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जो बच्चे कह रहे हैं 100 वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट था? 100 का ही था ना? क्या कहेंगे?
100 का ही तो था, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, डैमेज क्लेम करेंगे 100। सरासर गलत जवाब। लगाओ काटे। कितने क्लेम करेंगे? 10 क्यों कह रहे हो भाई? डिफरेंस करेंगे ना, क्योंकि 100 कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हाँ अब वो 10 रुपए से ज्यादा मांग रहा है। हाँ, पहले आप लोग 100 में से एक्सेप्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो 10 दिन से कर लेंगे। क्यों जमती नहीं बात? जमती नहीं जमती बात? अरे भाई बिल्कुल। ये बात बताओ, तुम मेरे पास आते 100 रुपए लेके आते, ठीक है, और मैं ईमानदारी से तुम्हें कितने रुपए की बोतल भेज देता? 100 रुपए की। तो तुम्हारी जेब से खर्चा कितना हो गया? 100 रुपए। अब तुम मेरे पास आए 100 रुपया लेके, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं दे रहा, बोल क्या कर लेगा? तो तुमने क्या किया? मेरे ऊपर केस कर दिया। लेकिन तुम्हें बोतल तो चाहिए थी, तुम पड़ोस की दुकान पे गए, पड़ोस वाले ने बोला कितने रुपए निकाल? 100 नहीं 110, क्योंकि मार्केट में कितने की हो गई? 110 के। पड़ोस वाले कह रहे ले लो भाई 110 की है। तो मेरी वजह से तुम्हें कितना नुकसान हुआ? 10 रुपए का ही तो हुआ। 100 रुपए तो तुम्हें अपने दिमाग में पता ही था, 100 रुपए तो खर्चा डालना ही है भाई। जो खर्चा है वो नुकसान थोड़ी है। जज कह रहे मैं नशे में है क्या? जो तेरी जेब से खर्चा है ना, वो क्या है? वो तो भाई वो तो तुम्हें पता ही कि मेरा ये क्या है, इतना तो खर्चा होगा ही होगा, है ना? इतना तो खर्चा होगा ही होगा, नहीं होगा? मेरी वजह से तुम्हें क्या नुकसान हुआ है? तो 10 रुपए क्लेम होगा। तो जज साहब ने बोला डैमेजेस जो होंगे वो होंगे बाबू, रट्टेबाज बच्चे रट लेंगे, MP माइनस CP इज डैमेजेस। MP बोले तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना हो गया उस प्रोडक्ट का? CP बोले तो बहुत ही गलत जवाब। नशेड़ी को कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहाँ CP का मतलब तुमने आपस में कितने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉस्ट की थोड़ी प्राइस बात चल रही है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितना? 100 रुपए। तो 10 रुपए आपका आंसर होगा डैमेजेस क्लेम। तो एग्जाम में ये लिखना है। 73 ने बोला MP माइनस CP से डैमेजेस क्लेम कर लेना। MP माइनस CP से क्या क्लेम कर लेना? डैमेजेस क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो सुना की बात, बोलो सिंपल है ना? बस इस बात को थ्योरी में लिख दी बात। तो जज साहब हीरो बन गए, उन्होंने बोल दिया सूट फॉर डैमेजेस यानी कि कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होगा? हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा, ये है कॉमन लॉ पहला। ठीक है, ठीक है भैया। बात देखो क्या लिखी है बात, ऑर्डिनरी डैमेजेस आर दोज व्हिच आर नेचुरली अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना? MP माइनस CP। अब गलत मत कर देना, सॉल्व कर दो। ए का आंसर बताओ, बी का आंसर बताओ, गलत मत करना। इधर स्क्रीन पे देख के, बुक में देख के नहीं। रिसाइन मतलब कैंसिल, है ना? रिसाइन मतलब कैंसिल। रिप्यूटेड पहले में कितना? बिल्कुल सही। दूसरे में कैसे निकाला? MP माइनस CP। क्या दिक्कत है ना? डिफरेंस मतलब MP माइनस CP। 2000 और 4000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल आंसर आ जाएगा। आसान था कि नहीं था? ये रहा भाई MP, ये रहा भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस CP, MP माइनस CP आंसर। बोलो याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या कॉमन डैमेजेस क्या होते हैं? बोलो मेरे साथ, MP माइनस CP। अब ये जो अब MP माइनस CP पता कहाँ लिखा है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी सेम लिखा है। जब उसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां भी सेम लिखा है कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और दो लोग आपस में अगर डैमेजेस क्लेम करते हैं, भाई मैंने तुझे बोला था सामान भेज दे, तूने भेजा नहीं, तो हम क्या क्लेम करेंगे? MP माइनस CP। तो ये लॉ और सेल्स ऑफ गुड एक्ट का लॉ क्या माना लगाया गया? सेम ही लगा, बस वहां सेक्शन अलग है ना? यहाँ 73 है, वहां शायद 55 के आसपास कोई सेक्शन है, वहां जाके देखेंगे, है ना? राइट, सेक्शन अलग है, रिश्ता वही। तो याद रखना ये बात कि वहां बताया था MP माइनस CP। अगली बात ध्यान रखेंगे, अगली बात सुनेंगे ध्यान से। अब भाई मान लो तुम्हारा CA का एग्जाम निकला, सारे के सारे बालक कहाँ पहुंचे? घूमने फिरने पहुंचे, भी पास हो गए,
है ना, घूमने पहुंचे। घूमने पहुंचने पर जब पता लगा कि भैया तुमने टैक्सी बुक करी, ठीक है, चल दिए पहाड़ों की ओर, है ना भाई, अपने नोएडा में रहते हैं, बीच तो पहुंच सकते हैं, पहाड़ों पे तो पहुंच सकते हैं, तो भैया पहाड़ों की ओर चल दिए। बाबू जैसे पहाड़ों की ओर चले, क्या हुआ? अरे नहीं भाई नहीं ये कह रहा मरवाएगा, टायर पंचर हो गया। क्या हो गया? है ना, टायर पंचर हो गया। टायर पंचर होगा तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोई लाइट, पहाड़ों पे क्या होता है, जो मेन जगह होती है ना, जहाँ पे मॉल रोड कहते हो आप, ना, जहाँ होटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ तो लाइटें होती हैं। बाकी अगर रास्ते में जाओ तो लाइटें वगैरह थोड़ी कम कर दे, तुमने घूमा फिरा भी होगा, है ना। तो भैया लाइटें वगैरह कम थी, ठीक है, क्योंकि जहाँ मेन डेस्टिनेशन होती है वहीं पे ज़्यादातर लाइटें होती है। तुम वहाँ पहुँचे, पता लगा रास्ते में पंचर हो गया। रास्ते पंचर होने के बाद तुमने ड्राइवर को देखा, ड्राइवर ने तुम्हें देखा, तुम कह रहे क्या है भाई, रात में ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है? तुम सारे शायद दोस्त उतर गए, डिग्गी खोली, स्टेप नहीं पंचर। तुमने ड्राइवर को देखा, ड्राइवर ने तुम्हें देखा घूर घूर के। ड्राइवर कहने लगा भैया मैं सोच रहा था रास्ते में हवा या वो करवा लूंगा, मेरे दिमाग से निकल गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई। तुमने कहा भाई अब क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, अब रात यहीं काटनी पड़ेगी, तो गाड़ी में बैठ जाओ। तो एक बालक ने बोला भाई ये ड्राइवर सही आदमी नहीं है, इसके पैर उल्टे हैं, इसके पैर उल्टे हैं, बुलबुलिया 2 की तरह, पीछे जाके पैर छूने पड़ेंगे, हमें छोड़ दियो भाई। ठीक है, अब वहां पे भैया बहकी बहकी बातें करने लगे दोस्त यार, जैसे वो कहानी सुनाई थी ना मैंने तो मामा जी की, ऐसे याद आया ना गोविंद मामा, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो भाई एक बालक बेचारा बहुत ही कमजोर दिल का, मेरी तरह, मैंने कहा यार ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे बहुत डर लगता है भाई, मुझे बहुत डर लगता है। कोई फोन नंबर, पहाड़ों में कौन मिल रहा, पिंचर वाला मिल रहा पहाड़ों में रात में, है ना। हमने कहा भाई इतनी दूर कई किलोमीटर आगे जा नहीं सकते, कई किलोमीटर फिर जा नहीं सकते, रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। एक बालक बहुत परेशान हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई, है ना। ऐसी खतरनाक खतरनाक कहानी सुन के, गुमनाम है ना, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें सुन के बेचारे क्या होगी सर, बोलो, तबीयत खराब हो गई। अब क्योंकि तुमने भैया तबीयत भी खराब हो गई, रात की ट्रिप भी खराब हो गई, होटल का वो भी खराब हो गया, आपके बच्चों का जुकाम हो गया, तुमने क्या किया, इसके ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। केस करके तुमने, है ना, केस करके तुमने टैक्सी के मालिक से 2 चीजें मांगी। एक तो भाई होटल का और के डैमेजेस दे दे, इसके चक्कर में हमारे होटल का किराया बेकार गया, ट्रिप बेकार हो गई, बेचारा बीमार हो गया, और इतना बेचारा बीमार हो गया, बुखार हो गया इतना भयंकर, क्या करना पड़ा, अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, यहीं पहाड़ी हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा। पहाड़ी हॉस्पिटल के हॉस्पिटल ही बड़े वो होते हैं डरावने से, है ना, क्योंकि हॉरर फिल्म में ज्यादातर कहाँ बनती हैं, पता नहीं, बीच पे नहीं होती भूत प्रेत आत्माएं, सारी आत्माएं कहाँ होती हैं, पहाड़ों पे ही होती हैं। हॉस्पिटल भी उनके खतरनाक होते हैं हॉस्पिटल में, है ना, ठीक है। तो ये बताओ भाई जब ये दिक्कत हुई तो बताओ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, होटल वाला हॉस्पिटल वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, होटल वाला मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब। हॉस्पिटल वाला मिलेगा, बिल्कुल गलत जवाब, हॉस्पिटल वाला मिलेगा। किसकी वजह से बीमार हुआ है, तुम्हारी वजह से बीमार हुआ है, किसकी वजह से, ड्राइवर की टैक्सी से बीमार हुआ है ना, गलत जवाब। टैक्सी वजह कैसे बीमार हुआ है, टैक्सी वाले ने वही चप्पल निकाली, चप्पल कहाँ नहीं, मेरी वजह से बीमार हुआ है, मैंने कही मेरे पैर उल्टे हैं, इनने कही मेरे पैर उल्टे, पैर उल्टे दिख रहे हैं मेरे, वो टैक्सी वाला कह रहा है सर मेरी वजह से, मैंने तो भैया इनका बल्कि सुरक्षा करी रात में, मैंने कहा भैया लो मेरे पास कुछ है ना, इमरजेंसी में कंबल वंबल पड़े रहते हैं, क्योंकि टैक्सी वाले ड्राइवर आदमी है ना, पहाड़ों पर जाते हैं तो अपना सामान खुद ही ले जाते हैं, है ना, 2-4 खाने पीने की चीजें मैं अपने साथ रखता हूँ। बल्कि मैंने तो क्या किया, इनको कुछ खाने पीने को दिया, कंबल दिया, मेरी वजह से बीमार, तो डॉक्टर मेरी वजह से बीमार होता। जैसे ने बोला भाई अगर टैक्सी ड्राइवर की वजह से बीमार होता तो कितने लोग बीमार होते, सारे, एक का बीमार होना टैक्सी वाले की गलती नहीं है। तो जज ने, इस केस का नाम है ये, तुम थे हॉब्स और टैक्सी वाला था एक रेलवे कंपनी, जिसने एक बंदे को कहां पे उतार दिया, बीच रास्ते में उतार दिया, और जिन लोगों को बीच रास्ते में उतारा वो बीमार हो गए। तो जज ने बोला गलत जगह पर, गलत स्टेशन पे उतारना है गलती है, लेकिन बीमार होना टैक्सी वाले की या रेलवे वाले की गलती नहीं है, है ना। तो हॉस्पिटल के डैमेजेस नहीं मिलेंगे।
तो इस हॉस्पिटल के डैमेजेस को जज साहब ने नाम दिया रिमोट डैमेजेस। क्या नाम दिया बाबू? तो जज ने बोला डायरेक्ट डैमेजेस जो होते हैं वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप, इनडायरेक्ट जो डैमेजेस होते हैं, इनडायरेक्ट डैमेजेस, वो डैमेजेस आप क्लेम, बोलो ना निकम्मो, डायरेक्ट डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, तो वो क्लेम नहीं कर सकते आप। डायरेक्ट क्लेम करो कि डायरेक्ट तुम्हारे को क्या नुकसान हुआ, होटल में नहीं पहुंच पाए, पैसा बेकार हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें डायरेक्ट डैमेजेस में आती है, तो ये आप क्लेम कर सकते हैं। बनती है बात? पढ़ के देख लो। तो आज का पहला केस क्या बना? हॉब्स वर्सेस लंदन एंड ऐसी रेलवे एंड कंपनी। ये लिखी बात। मेडिकल एक्सपेंसेस आप रिकवर नहीं कर सकते बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसेस आर रिमोट। बोलो रे भैया, समझ में आ गई बात? अगला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान सुनेंगे, अगला केस है ना, ये केस लॉ पे बेस्ड है सारे के सारे डैमेज, ठीक है, केस लॉ के नाम याद हो जाएंगे, बढ़िया बात है। अगला केस सुनेंगे भाई। अब मानो एक भाई बंदा था, बहुत ही ज्यादा घरेलू आदमी था, इसने एक घर बनवाया, है ना, ठेकेदार से, ठीक है, ठेकेदार समझते हो ना, क्या दे दिया इसने भाई ने, क्या दे दिया भाई ने? ठेका दे दिया। किस चीज का ठेका दे दिया? घर बनाने का ठेका दे दिया कि भैया क्या ले ले भाई, घर बनाने का ठेका ले ले। अब साथ में घर बनाने के ठेके के पैसे भी दिए, साथ में एक चीज और बोली इसको कि भैया एक बात ध्यान रखियो, एक बात बाबू ध्यान रखियो, क्या कि 1 जनवरी को, है ना, इस घर का गृह प्रवेश होना है। क्या होना भैया? 1 जनवरी को इस घर का गृह प्रवेश होना है, और जो गृह प्रवेश होना है ये मैं गृह प्रवेश करने के बाद रेंट पे जाएगा। किस पे जाएगा? 1 जनवरी से, है ना। तो भैया किराएदार बहुत ही ज्यादा उतावले हैं, वो कह रहे हैं भैया बिल्कुल किसी भी तरीके से क्या करना है, गृह प्रवेश कर लेना है। तो भाई 1 जनवरी, ठेकेदार ने बोला भाई डन है, डन, 1 जनवरी तक से बिल्कुल चकाचक मिलेगा, रिबन काट देना, मजा आ जाएगा, 1 लड्डू का पैकेट मेरे पास भी पहुंचा देना भाई, 1 लड्डू का पैकेट मेरे पास भी पहुंचा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सब कुछ होने के बाद पता लगा कि मिस्टर एक्स को कि 1 जनवरी को जो गृह प्रवेश होना था और जो किराएदार थे, है ना, ठीक है, मिस्टर रेंट जो थे, जो किराएदार थे, उन्होंने बोला कि भाई सर आप मेरी तरफ से एडवांस भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एडवांस किराया ले लो। तो ये जो किराएदार था, टेनेंट, किराएदार को क्या बोलते हैं बाबू इंग्लिश में? टेनेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? टेनेंट। ये जो किराएदार था, ठीक है, इन्होंने एडवांस भी दे दिया। पता लगा ठेकेदार ने 31 दिसंबर को खबर आई कि बिल्डिंग ही क्या हो गई, बन के तैयार नहीं हुई, बिल्डिंग लैप्स हो गई। अरे भैया गलती हो गई, भैया गलती हो गई, नींव कमजोर डाल दी थी हमने। क्या हो गया भैया? बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, नींव कमजोर डाल दी थी हमने। बोलो भाई। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया? स्यू ठेकेदार। अब बताओ,
ठेकेदार से वो क्या क्या डैमेज लेगा, क्या क्या डैमेजेस ले सकता है बाबू, बोलो भाई। पहले ये बताओ, बिल्डिंग का जो एडवांस है वो लेगा ही लेगा वापस, उसको जो नुकसान हुआ है ना, ठीक है। तो एक तो बिल्डिंग के डैमेजेस लेगा कि तूने उसका जो क्या खराब किया है, काम ताम ताम झाम सब खराब किया है, वो भी लेगा। इसके अलावा और क्या ले सकता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा नहीं करेगा, बोलो। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, है ना। अब ये बताओ, सबसे खतरनाक सवाल ये आया, बोलो पेंसिल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का भी तुम्हारे पास ये है। सबसे खतरनाक बात ये आई, मिस्टर एक्स ने ये बोला कि मेरे किराएदार ने मेरे ऊपर स्यू किया है, मेरे किराएदार ने मेरे ऊपर स्यू किया है, तो मैंने इसका रेंट भी वापस किया, है ना, और साथ में इसको भी डैमेजेस दिए। क्या दिए? तो अब ये बताओ, मिस्टर एक्स कह रहा है कि जो भाई ये जो डैमेजेस दिए हैं, डैमेजेस, अब देखो जो रेंट वापस दिया वो तो रेंट तो वापस देगा ही, वो तो आया चला गया। कह रहा मेरी जेब से एक्स्ट्रा चीज क्या गई है, ये डैमेजेस भी तू देगा, डैमेजेस ऑफ आर भी दे, ठीक है। अब हुआ क्या, ठेकेदार कह रहा है आर के डैमेजेस मैं क्यों दूंगा, अबे होश, मैं तो नहीं दे रहा, मैं क्यों दूंगा आर के डैमेजेस, तूने मेरे ऊपर ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्ट किया, बिल्डिंग मटेरियल पैसा दिया, मेरी वजह से गलती हुई, मैं मान के चल मैं तेरे बिल्डिंग का पैसा भी दे दूंगा और मेरी तरफ से जो गलती हुई है वो डैमेज कर दूंगा। तूने जो आर के डैमेज दिए उसका मेरा क्या लेना देना, रिमोट डैमेजेस है ये तो बताओ, रिमोट डैमेजेस और डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बोलो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्यों? भाई ये दे रहा है, ये बात तो ठीक है, आर और एक्स के बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्यों देगा वो, ये तो पूरे तीसरे पर्सन पे डिपेंड होगा ना, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बोलो नहीं मिलेंगे, है ना, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलने चाहिए। तो एक केस आया, चलो मैं बताई देता ना, जज साहब ने बोला कि ये वाले रिमोट डैमेजेस मिलेंगे, लेकिन एक शर्त, ये भी अलाउ है, लेकिन एक बहुत तगड़ी शर्त रख दी जज साहब ने, बताया, हाँ ये बताया, ये बता तो दिया, ये बताया तो कि मैं 1 जनवरी से रेंट पर दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं ना, उसने ये तो बता दिया कि मैं रेंट पे दूंगा भाई, यानी कि तू बिल्डिंग इसलिए कंप्लीट कर दियो कि मेरा जो किराया है वो मेरा तो है, साथ में मैं इसको क्या करूंगा, हाँ रेंट पे दूंगा, क्या दूंगा इसको, रेंट पे दूंगा, है ना। अब ये बताओ, क्या ये बात कि जिसकी बिल्डिंग है वो उसको किसी और बंदे से कांटेक्ट करे बैठा है, यानी जिसने ठेकेदार से कांटेक्ट किया उसने किसी और से भी कांटेक्ट कर रखा है, या ये बात ठेकेदार को बताई गई नहीं बताई गई, बोलो बताई गई नहीं बताई गई, बिल्कुल बताई गई, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है बताई गई है। अब अगर ठेकेदार को जिसके साथ कांटेक्ट किया उसको ये पता है कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक एग्रीमेंट कहीं और हो चुका है, तो जज ने बोला आपको ये डैमेजेस मिले जाएंगे, इसको मैं रिमोट ना बोल के प्यार से एक नया नाम दूंगा, स्पेशल डैमेजेस। क्या नाम दूंगा बाबू, स्पेशल डैमेजेस की जज साहब ने खास बात क्या बोली, इसके बारे में पहले से सामने वाले को क्या करना है, सूचना देनी है। जज ने बोला मिलेंगे इफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एग्रीमेंट ऑफ एक्स एंड आर, किसको इन्फॉर्म कर दिया गया है, इन्फॉर्म टू ठेकेदार, अगर ये शर्त पूरी कर दो और ले जाओ, एक्स और आर का जो एग्रीमेंट है अगर ये ठेकेदार को पहले से पता है तो ले जाओ, वो डैमेजेस भी ले जाओ जो एक्स आर को दे रहा है, जो एक्स ठेकेदार के ऊपर केस करेगा वो तो मिलेगा मिलेगा, जो एक्स आर को दे रहा है वो डैमेजेस भी आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
जमती बात? कौन सड़ी हो? जमती जमती बात बोलो भाई। पढ़ लें, ये लिखी बात। स्पेशल डैमेज भी किसमें दे रखा है? 73। अगर स्पेशल डैमेजेस को इफेक्ट करते हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, बस एक ही शर्त है, क्या? ये। तो इसको हम खतरा बना लेंगे अपने नोट्स में। खतरा बनाने का मतलब है एग्जाम में आने की फुल संभावना। पढ़ के देख लो, केस लॉ पढ़ो, ये वाला बिल्डर वाला जो मैंने तुम्हें बताया। अब बताओ बिल्डर को क्या क्या देना है? बी मतलब बिल्डर, रीबिल्डिंग द हाउस वही करेगा अपनी जेब से, बोलो भाई, ठीक है। दूसरा, ए मस्ट पे टू द बिल्डिंग बाय द कंपनसेशन, और जो उसका रेंट खोया उसके डैमेजेस भी देगा, और जो कंपनसेशन टेनेंट को, किराएदार को दिया, वो भी कौन देगा? बिल्डर ही देगा। तो बिल्डर को बहुत सारा हर जाना देना पड़ेगा, यहाँ बनाने का भी देना पड़ेगा, जो उसकी वजह से रेंट के नुकसान हो गए उसे उसका भी कंपनसेशन देना पड़ेगा जो कोर्ट बोलेगा, और जो किराएदार को कंपनसेशन दिया गया वो भी क्या देना पड़ेगा? कारण सिर्फ एक, ये सामने वाले को नोटिस। फिर एक महान केस आया भाई, एक महान केस आया है ना, इसका नाम था हेडले वर्सेस बैक्जेंडेल। इस केस को भाई घोट के पी लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा हाईली संभावना इसकी ही आती है। स्क्रीन पे देखेंगे और केस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एच डिमांड स्पेशल डैमेजेस ऑल्सो, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस हैं, स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं, अरे स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं जो मैंने जिसके साथ किया उसको मैंने बताया कि इसका कंटेंट मैंने किसी और के साथ भी कर रखा है। वही लिखी बात कि तेरे शाफ्ट के लेट होने से मैंने कांटेक्ट कर रखा है, अगर तूने अगर वो मशीन टाइम पे नहीं भेजी तो मुझे क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो क्या वो उस प्रॉफिट को भी क्लेम कर सकता है जो उसकी डिले की वजह से हुआ है ना। तो स्पेशल डैमेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? बस तो यही आंसर लिखना है और एग्जाम में यही आता है बस। हमने पहले क्या किया? हमने पहले लिखा ब्रीच क्या होता है, फिर हमने लिखा ब्रीच से हमें सेक्शन 73 के हिसाब से ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस मिलते हैं, रिमोट नहीं मिलते, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी में लिख देना ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं एमपी माइनस सीपी। फिर स्पेशल डैमेजेस की कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि स्पेशल डैमेजेस जर्नली मिलते नहीं हैं, स्पेशल डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। स्पेशल डैमेजेस दिए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर किसी को स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने हैं तो उस स्पेशल बात को क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। तो नोटिस ऑफ द स्पेशल टर्म इज द स्पेशल प्री रिक्विजिट, यानी कि रिक्वायरमेंट है। फिर अपना केस बता दिया, फिर लिखेंगे इन द प्रेजेंट केस Mr. V was not liable for the loss of profit during the delay because Mr. H did not make known to Y that delay would result into loss of profit. तो B did not show that delay की वजह से तुझे कोई स्पेशल लॉस हो जाएगा, इसलिए H को सिर्फ क्या मिलेंगे? H only entitle MP minus CP। तो ये बहुत मशहूर केस है दुनिया का और एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती है, ठीक है। अगला देखो, बताना जरा इसका सॉल्यूशन। स्क्रीन पे देखेंगे क्या लिखा मिलेगा? डिसाइड केस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
क्या बताना कि कौन कौन से डैमेजेस मिलेंगे? स्पेशल मिलेंगे नहीं मिलेंगे मैं ये बताना है। तो स्पेशल नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, कुछ बालक तो कह रहे हैं मिलेंगे। उसने ये बोला होता है कि मेरे को लॉस हो गया, उसने बोला कि ये गाड़ी मेरा 3 रुपये पड़ी है, क्योंकि मैं अपना ठीक चाहिए उसको बताया। उसने सोचा कि मेरे को इतना भारी डिस्काउंट देगा, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो मिलेगा तो वो कंप्लीट ही करता हूँ। पक्का लॉक कर दिया है। स्पेशल डैमेजेस की एक ही शर्त है क्लेम करने की, जो तुम उससे डिमांड कर रहे हो ना वो उसे पता होना चाहिए। यहां तुम उससे क्या डिमांड कर रहे हो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कि जो मेरा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वो दे दे प्रॉफिट, जो किससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गवर्नमेंट से। अब भाई मैंने एक ट्रक वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर मैंने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया, गवर्नमेंट से, ही तो होगी बात। अब क्या बताओ, मैंने ट्रक वाले को यह बताया है कि तेरे लेट होने से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट छिन जाएगा, तो फिर तुम गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को छीनने की बात ट्रक वाले से बाद में कैसे बोल सकते हो। ट्रक वाला कहेगा भैया मुझे आपने बताया नहीं, मुझे बताता तो जान पे खेल जाता मैं, जान पे खेल जाता मैं, है ना। मुझे बताते तो कि भाई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ तुम्हें और उसकी डिपेंडेंसी हमारे टाइम पे आने पे है, तो क्या उसने बताया सरकार से कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर काय बात के। तो तुम फिर नॉर्मल डैमेजेस क्लेम करो डिले के, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का डैमेजेस क्लेम। यही खतरनाक बात है, इसलिए नोट्स में खतरा बना भी रखा है मैंने। कैन नॉट क्लेम और रिकवर द डैमेजेस। क्यों भाई, क्यों? बिकॉज ए कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट वॉज नॉट बॉट टू द बी को बताया नहीं गया। जब बी को बताया नहीं गया तो क्या नहीं मिलेगा, डैमेजेस क्लेम नहीं हो, है ना। जमती है बात। तो ये हो गया हमारे स्पेशल डैमेजेस। केस लॉ क्या याद करना है, हेडली वर्सेस बैक्सेंडे, रट लेने से हेडली वर्सेस बैक्सेंडे, ठीक है, राइट। अगली बात जो हम बचपन से सीखते आए हैं, गजनी ने सजनी से शादी का विवाह किया, शादी का वादा किया, और विवाह का वादा करने के बाद गजनी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ, गजनी ने मजे ले लिए। गजनी ने बोला नहीं कर रहा तेरे शादी, बोल क्या कर लेगी, क्या कर लेगी अब बताओ। डिप्रेशन में आने के बाद, है ना, दर्द भरे गाने गाने के बाद बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, ऐसे गाने गाने के बजाय सजनी क्या कर लेगी। तो जज ने बोला कि भाई अगर शादी का धोखा हुआ है और दिल टूटा है, घबरा मत, प्लेलिस्ट डिलीट कर पहले, उल्टी सीधी प्लेलिस्ट, दर्द भरी प्लेलिस्ट, बेख्याली में तेरा ख्याल आए, है कि नहीं बात, जग सुना सुना लागे। ये कोई गाना सुनता है हनी सिंह के जमाने में, ब्रेकअप पार्टी के जमाने में क्या कर रही है तू। तो अब सजनी कह रही है ब्रेकअप पार्टी के जमाने में गाने की प्लेलिस्ट डिलीट कर दे जज साहब, पर गाने की प्लेलिस्ट डिलीट करके होगा क्या, दुख कैसे मिटेगा ये। तो कबीर सिंह की तरह ड्रग्स लेने लगे, इंजेक्शन लगाएंगे, यहां मजा आ जाएगा, प्रीति की शादी के बाद उठेंगे, प्रीति की शादी हो जाएगी, बेचारा बेहोश पड़ा है, तो बताओ क्या इंजेक्शन लगवा देंगे, नहीं। जज ने बोला धोखे का बदला, धोखा तो दे नहीं पाएगी तू अब, लेकिन धोखे का बदला पैसा, लेकिन शर्त एक ही है, उल्टे सीधे काम नहीं करने, ड्रग्स ले रहे हो, है ना, कबीर सिंह की तरह दर्द भरे गाने सुन रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, पता नहीं क्या ही हो गया जिंदगी में, उसके अलावा कुछ था ही ना, है ना, ऐसी बातें निकलनी भाई, है ना, बेख्याली में तेरा ख्याल है, ना ना ना, नशे कर करके ऑपरेशन कर रहे हो, ऐसे डॉक्टर नहीं बनना भाई, है कि नहीं बात। तो भैया अब हुआ ये, जज सामने का, अरे दुख दर्द पीड़ा का एक तरीका तो है, पैसा भी तो हो सकता है, पैसे ले घूम फिर के आ, है ना, विदेश यात्रा करके कोई बात नहीं, स्ट्रेस फ्री हो जा, क्वीन पिक्चर की तरह, जैसे वो भी मना करता ना, जब से राजकुमार दिखाई तुम पिक्चर, उसके बाद वो खुद ही विदेश चली जाती है अकेली, कि भैया पैसे क्यों बेकार करने, चिंता मत कर, हम पैसे मैं दिलाऊंगा तेरे विदेश यात्रा के भी। तो सज्जनी थोड़ी सी मुस्कुराई, ठीक है जज साहब तुम कह रहे तो मान लेते हैं। ऐसे डैमेजेस जो विवाह तोड़ने की वजह से हुए हैं, ऐसे डैमेज को बोलते हैं बाबू विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी। इसका पता कैसे लगेगा कितना डैमेजेस वसूलना, पता कैसे लगेगा भैया, पता कैसे लगेगा रे निकम्मो, जितना लॉस हुआ है तुम्हें मेंटली,
यानी कि अकेला ऐसा डैमेज है जिसपे MP माइनस CP नहीं लगता, जिसपे लगेगा तुम्हारी फीलिंग को कितना हर्ट हुआ है। बस तुम्हें लेट जाना जज के आगे, हाँ लेट जाना बस, समझ गए ना। जैसे कोर्ट में ले जाओ, तुम्हें क्या कहते हैं, तुम खुद पैदल चल के ना जा रहे हो, तुम्हें भैया घसीट के ले जाया जा रहा हूँ, ऐसी हालत में जाना कि स्ट्रेचर पे तुम्हें ले जा रहे हैं। जज कह रहे हैं क्या होगा भाई से, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ बेचारी को, इतना दुख हुआ है ना। जैसे वो रो रही थी बेचारी, कौन, हमारी रानी है ना, दरवाजा बंद कर लिया, जहर खा लूंगी, ये खा लूंगी, फलाना डिमांड, ऐसे ऐसी हालत कर देना, ठीक है। बाल वाल बिखेर के इधर उधर से काट के पागल हो गया, तो जज को लगेगा भाई दुख ज्यादा है ऐसे, तो जितना ज्यादा दुख दिखाओगे उतना ज्यादा डैमेज इसमें। तो कितना मिलेगा, इसे हम बोलते हैं मैटर ऑफ फैक्ट। क्या बोलते हैं, अब ये बन गया मैटर ऑफ फैक्ट। आप कितना जबरदस्त दुख दिखा सकते हो, कितना रो और आटी वहां मचा सकते हो, और तुम्हारा वकील भी कितना रो रो के लेट लेट के केस लड़े तुम्हारा, देख रहे हो बहन के जैसी है मेरी। जज साहब बताओ, जितना रो और आटी मचे उतना मिले। बात समझ आ गई। जज ने बोला भाई ये हम MP माइनस CP जैसे कोई है ही नहीं, जितना तू रोएगी ना बहन उतना तुझे क्या दिलवाएंगे, डैमेज दिलवाएंगे। अब तुम्हारे जैसा एक बालक बहुत ही खतरनाक, रात को 2:30 बजे मैसेज आ रहा है, कह रहे सर मेरा ब्रेकअप हो गया, और इस बार मेरी गलती नहीं है, मैंने सारी चैट सेव कर रखी है, अब मैं उससे डैमेज लूंगा। दिलवा सर, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे ब्रेकअप के डैमेज भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं सारे सबूत हैं, ब्रेकअप के डैमेजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? तो लीगल मतलब क्या? सब अरे मैं तुम्हारे चमाट बजा दो, ब्रेकअप तो तुम्हारे 4 हो जाए तो जज इसी काम के लिए बैठे हैं, लेकिन शादी 4 नहीं हो सकती ना। तो जज ने बोला अपने बच्चों को बता देना सर कौन से डैमेजेस है शादी के। सर मेरी जो एक्स थी उससे पहले जो उसके साथ ब्रेकअप हुआ था उसके भी दिलवा दो 3 साल पहले के। तो जज पागल बैठा हुआ है, और जिसके साथ आगे भी होगा उसके साथ भी ब्रेकअप ही करना है। आपने बताया था 2 तरफा मोहब्बत सच्ची होती नहीं, मोहब्बत कौन सच्ची होती है, एक तरफा यूनिलैटरल मिस्टेक है ना। तो 2 तरफा आगे भी ब्रेकअप होना तो इसके भी दिलवा देना जिसके साथ, मतलब पहले बैठे हो ब्रेकअप करने के फिराक में, है कि नहीं बात। तो चप्पल लेंगे जज भी चप्पल मारेगा साथ साथ। जज कहेगा भाई ओ भाई कौन से डैमेजेस होते हैं, विंडिक्टिव डैमेजेस शादी के होते हैं डैमेजेस। शादी का रिश्ते का कॉन्टेक्ट दिखा दे, है ना। और रिश्ते का कॉन्टेक्ट इंडिया में कैसे दिखाते हैं, रोका हुआ किसी का, फोटो वोटो खींची हुई, इस तरह के सबूत, ठीक है। ब्रेकअप के डैमेज का नाटक मत करो मेरे साथ, तो यही काम रह जाएगा मेरा, समझा कि ना बात। अगली बात ये बताओ, अगले डैमेज सुनेंगे ध्यान से भाई। मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों को लॉ पढ़ने के लिए मेरे पास भेजा, मान लो, है ना, ठीक है, और चेक दे दिया। अरे फीस चेक में लेना, चेक दे दिया भाई 10,000 रुपये। मैंने कहा सर आपने इतने बड़े आदमी हो गए सर, आप तो है ना इंडिया के, आपने चेक दिया तो इसको तो चेक को मेरा डालने का भी मन नहीं करता, मन कर रहा है लेमिनेट करके घर में सजा लूं भाई, अंबानी जी ने चेक दिया है। वो कहने लगा अरे अरे ऐसी बात नहीं यार, आप अपनी फीस तो लो, ऐसी कोई बात नहीं, समझा की बात। अब मुकेश अंबानी ने 10,000 रुपये का चेक दिया, मैंने वो चेक छोटे अंबानियों को पढ़ाया मैंने। छोटे अंबानी मतलब इतने छोटे अंबानी नहीं, मतलब तुम्हारे जितने छोटे अंबानी है ना, तो कभी सोचो कि पैदा होती लॉ की क्लास में भर्ती हो गए, ऐसा नहीं है ना। तो छोटे अंबानियों को पढ़ाया मैंने, फिर मैंने चेक को कहां डाला, डिपॉजिट इन बैंक। और बड़ी खतरनाक बात, बैंक से नोटिस आ गया मेरे पास कि चेक डिसऑनर हो गया भैया। चेक क्या हो गया, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से चेक डिसऑनर हो गया, है कि नहीं बात। बोलो निकम्मो, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड से क्या हुआ, चेकवा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया नहीं हो गया, बोलो। अब ये बताओ चेक डिसऑनर हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे हम, है ना, राइट, कि भैया चेक डिसऑनर होता है तो क्या क्या सजा मिलती है। अब मैंने जब केस किया तो पता लगा कि चेक जो डिसऑनर हुआ है
वो चेक डिसऑनर होने की जो गलती थी मुकेश अंबानी नहीं थी, गलती थी बैंक की, यानी फंड तो पड़ा था, बैंक की गलती थी। लेकिन भैया अब्बा फैल गया, अंबानी का चेक डिसऑनर हो गया भाई, अंबानी का चिल्लड़। जो आदमी जितने रुपए की टिप दे दे किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, उतने रुपए का तो क्या हो गया भाई, चेक डिसऑनर हो गया। बात समझ में? मुकेश अंबानी ने एक जगह एक और चेक दिया था 1000 करोड़ का, ये चेक भी क्या हो गया, ये चेक भी डिसऑनर हो गया। पता लगा ये डिसऑनर भी किसकी गलती, सेम बैंक की गलती। दोनों ही बैंक की गलती की वजह से डिसऑनर हुआ। अंबानी जो गुस्सा है, अंबानी जी ने केस ठोका बहुत तगड़े वाला, बहुत तगड़े वाला केस ठोका बैंक के ऊपर कि भाई तुमने मानहानि का दावा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मानहानि का दावा, कि मान मतलब गुडविल, हानि मतलब डैमेज, कि तुमने मेरी गुडविल मार्केट में इतनी खराब कर दी कि लोगों के बार बार बेइज्जती के मैसेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे मजाक बनाया जा रहा मेरा, है ना, कि भाई एक आदमी के, इतने बड़े देश के इतने बड़े आदमी के हैं जिसकी कंपनी के ऊपर इंडियन इकोनॉमी टिकी हो, उस आदमी के चेक डिसऑनर हो रहे हैं भाई, चेक डिसऑनर हो रहे हैं उस आदमी के, बेइज्जती बेइज्जती ट्रोलिंग चल रही है बहुत ज्यादा। तो ये बैंक की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। तो बताओ जितना बड़ा चेक, इसमें डैमेजेस ज्यादा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बोलो, जितना बड़ा चेक होगा उतने तक डैमेज मिलेंगे ना। तो यहां पर डैमेजेस मिलेंगे 100 करोड़ के, और यहां पर डैमेजेस मिलेंगे, है ना, 1000 रुपए के, और यहां करोड़ के। बात सही है गलत है? बिल्कुल सही जवाब, लगाओ काटे। बैंक की गलती है ना, बैंक भरेगा, इंसफिशिएंसी ऑफ फंड नहीं थी ना, तो अरे ये बैंक ने बोला, मोबाइल रख, मैंने मोबाइल रख, दिमाग तो खोपड़ी चल नहीं रही। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, गलती बैंक की थी। हाँ कह रहा होगा तेरे ऊपर करवाओगे, सुन नहीं रहे बात, क्या लिखा है, इंसफिशिएंसी ऑफ फंड किसने बोला था, बैंक ने, गलती किसकी है, बैंक की। तो जितने ज्यादा अमाउंट होगा उतने डैमेज मिलेंगे, गलत जवाब। जितना कम अमाउंट होगा, क्यों, हाँ भाई, जितना कम अमाउंट होगा उसमें इंसल्ट ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा अमाउंट होगा उसमें इंसल्ट कम होगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई। मुकेश अंबानी का 1000 करोड़ का चेक डिसऑनर हो जाए, दुनिया कहेगी अबे भाई हो जाता ऊपर नीचे, 1000 करोड़ की बात है, कोई 1000 रुपए की बात थोड़ी है। लेकिन मुकेश अंबानी कितने रुपए का चेक डिसऑनर है, 10,000 रुपए का, है ना। तो कहेंगे बे ससुर की नाती अपने बेटे के लड़के के शादी में कर दिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च, और यहाँ 10,000 करोड़ करने वाले पे क्या नहीं है। अब 10,000 की गड्डी तो यूं ही बांट रहा होगा, है ना, यूं ही बांट रहा होगा, वो भी किनको, साफ सफाई करने वालों को, है कि नहीं बात, बोलो। तो बताओ बेइज्जती किसमें ज्यादा है, 10,000 करोड़ में। तो जज ने बोला जितना छोटा अमाउंट बाबू, जितना उतनी ज्यादा इंसल्ट। तो मानहानि का दावा उसमें ज्यादा मिलता है जिसमें अमाउंट कम होता है। तो जज ने बोला, नोट कर लिया, बोलो, तो इसमें कम मिलेंगे और इसमें डैमेजेस, ये लिख, इसे भी विंडिक्टिव डैमेजेस बोलते हैं। डिसऑनर ऑफ द चेक बाय द बैंकर वेयर इनसफिशिएंट फंड टू द क्रेडिट टू द कस्टमर। लेकिन ये गलती किसकी थी सर, बैंक की, बाय द बैंक। तो डैमेजेस कुड बी हैवी इफ द लॉस ऑफ द बिजनेसमैन गुडविल इज मोर ड्यू टू लेस फंड। बोलो भाई लोगों, बोलो रे, बोलो मत लेना, पिट के बोलोगे, समझ गए बात। अच्छा बताओ, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो जाए 10 रुपए का, बैंक की गलती से, घंघोर बेइज्जती की हुई नहीं हुई, 10 रुपए का चेक, मैंने कहा भाई यार चिल्लड़ लोग, 10 रुपए का चेक डिसऑनर हो रहा तुम्हारा, तो ज्यादा बेइज्जती हुई नहीं हुई, बेइज्जती तो हुई ना। जज साहब ने कहा नहीं हुई, पहले बता तेरी इज्जती कितनी है मार्केट में, नहीं। तो जज ने बोला पहले अपने गुडविल तो प्रूफ करो मार्केट में। गुडविल किसकी प्रूफ होगी मार्केट में, जिसमें लोग मार्केट में जानते हो, जिसे कोई जानता ही ना हो तो उसकी क्या गुडविल, जिसके कोई मजे ही ना ले पाए यूट्यूबर ट्रोलिंग करने वाले, तो उसकी बेइज्जती कहाँ हुई,
है कि नहीं बात। तो गुडविल ज्यादा उसकी ज्यादा होती है जिसको लोग मार्केट में जानते हैं। तो जज मानता है एक बिजनेसमैन को मार्केट में लोग जानते हैं इसलिए उसका चेक डिसऑनर होगा तो डैमेजेस मिलेंगे। अगर नॉन बिजनेसमैन का चेक डिसऑनर होगा चाहे वो छोटे अमाउंट का क्यों ना हो तो डैमेजेस केस का नाम आया ये। क्या वर्ड लिखा है खतरनाक? नॉन ट्रेडर। नॉन ट्रेडर का चेक डिसऑनर कर दिया तो पता कितने मिले? मात्र 90 में से मात्र 40 पैसा, यानी 90 रुपए का नुकसान, 90 रुपए का चेक डिसऑनर, मिलेंगे कितने? 40 पैसे। शिलिंग मतलब वहां की करेंसी होगी ना, 9 यूरो रुपए और पैसा तो यूरो और शिलिंग है ना, ठीक है, डॉलर और पेनी, ठीक है ना। तो अब तुम कह रहे हो 90 के 40 पैसे मिल रहे हैं, अरे ये तो 1% के बराबर भी नहीं है भाई, 1% भी होता तो 90 पैसा तो होता, या तो 90 रुपए के 90 पैसा भी नहीं, उससे भी कम मिले। तो जज ने बोला अबे तेरी इज्जत कितनी है मार्केट में? बेइज्जत लोग, क्या इज्जत है तुम्हारी मार्केट में? पहले इज्जत तो बना लो तभी तो गुडविल खराब होगी, है कि नहीं बात? गुडविल है नहीं, खराब कैसे होगी भाई तेरी, ये बता। तो जज ने और बेइज्जत करके भेजा। तो ये बेचारा बहुत ही बेइज्जती हो क्या, ये बात है ना। ये बेचारा कह रहा है गिब्स भाई, जज ने इसके मुंह पे बोल दिया पहले इज्जत बना, इज्जत होगी तो ही तो खराब होगी। तो पहले तो तुम्हें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी रेपुटेशन खराब हुई है, और जज के सामने बताना पड़ेगा रेपुटेशन है मार्केट में, तो ही मिलेंगे। ये लिखी बात, जितने छोटे अमाउंट का चेक होगा उतना हैवी डैमेज मिलेगा। किसकी? एक बिजनेसमैन की गुडविल। किसके लिए? फॉर हाँ बिजनेसमैन। याद रखी बात, बोलो। तो ये था हमारा विंडिक्टिव डैमेज, ठीक है। अब कुछ बालक होते हैं तुम्हारी तरह बहुत खतरनाक। एक बालक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया, उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से मैंने ढक्कन एक ऊपर से एक घूंट पी लिया, लेट गया वो, पैसे निकालो मेरे। गैस खाली, मैंने गैस का खाली होकर ढक्कन लगा तो दिया, 2 मिनट की बात है ना। ना ना ना, एक ढक्कन कैसे पी लिया आपने? एक ढक्कन के पीछे लेट गया भाई वो, एक ढक्कन के पीछे लेट गया और क्या कह रहा है? पैसे निकालो मेरे, पैसे निकालो। मैंने कहा भाई कोई तरीका थोड़ी है, मैंने भगवान का सब मुंह भी लगाया, मुंह निकाल के ऐसे कुल्ला उड़ करके कुल्ला भी नहीं किया अंदर। तो तू क्या भी देखी, मेरी पूरी बोतल, मेरी पूरी कोल्ड ड्रिंक क्या कर ली तुमने? कुल्ला कर दिया तुमने, है ना। सलाइवा चला गया। नहीं भाई नहीं, मैंने बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में दिखा दिया उसे कि मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ढक्कन में डाला था और ढक्कन से ऊपर से पिया था, कहीं भी झूठा होने की संभावना नहीं है भाई। तुम क्लेम कर रहे, नहीं कह रहा नहीं भाई नहीं, मुझे पैसे दे दो, आपने मेरी कोल्ड पी कैसे? कितने पैसे मिलेंगे पूरी बोतल के? नहीं, जज ने बोला इतने पैसे मिलेंगे जितने रुपए का एक ढक्कन है, नाप ले। अब हम वॉर में बैठे ढक्कन 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 नाप रहे हैं। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बनते हैं 100 ढक्कन, एक ढक्कन के 1 रुपया। ले भाई 1 रुपया ले ले, है ना। तो बताओ, जज ने बोला लेना चाहे ले ले, इसको मैं नाम दूंगा नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेज मतलब एक ऐसे डैमेजेस जिससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको कोई लॉस ही नहीं हुआ। वो खुद भी बोल देगा इतना कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ कि जिसके ऊपर कोर्ट तक जाया जाए। बोलो बाबू, कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ जिसके ऊपर कोर्ट तक जाया जाए। बोल नहीं रहे यार तुम, समझ गए ना। उसे बोलते हैं नॉमिनल डैमेज, जहां पर MP माइनस CP बिल्कुल क्या हो, अप्रोक्सीमेट नील के बराबर आ रहा हो, या 1 रुपया आ रहा हो, 2 रुपया आ रहा हो, और क्वांटिटी भी 1 या 2 ही हो। या तो भाई क्वांटिटी हो 1000 और MP माइनस CP आ रहा हो 1 रुपया, तो तुम कह दो भाई 1000 रुपए के डैमेज हो गए। क्वांटिटी है 1, क्या क्वांटिटी है? क्वांटिटी 1 और MP माइनस CP आ रहा है 1 रुपया। अरे तो इतनी तो तुम कोर्ट में आने जाने का पेट्रोल फूक दोगे भाई, है कि नहीं बात। जज कह रहा है तू कोर्ट तक आ गया 1 रुपए के लिए, तो तेरा किराया लग गया होगा, है ना। वकील की किराया, वकील का तो छोड़, तू फीस तेरा खुद का लग गया हो किराया। तो देंगे अजीब आदमी, लेकिन भैया ठीक है, इंसान के दिमाग में कीड़ा होता है क्या, पैसे कितने लग जाए, हक की लड़ाई तो हक की लड़ाई है। तो जज ने बोला हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा तू केस,
रचने का ले ले भाई, क्योंकि MP माइनस CP ऑलमोस्ट द क्या है, नेग्लिजिबल के बराबर आएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, नॉमिनल डैमेज। सर अगले डैमेजेस होंगे जो पहले केस आया था, केस के बाद ही क्या बना है, पॉइंट नंबर E का जन्म लिया। एक ही केस याद रखना है, इसका नाम ही वही है, डैमेजेस बिकॉज ऑफ द डिले। और केस लॉ भी एक ही आया था, एग्जाम में यही मिलेगा, डैमेजेस बिकॉज ऑफ द, बोलो रे, डैमेजेस बिकॉज ऑफ द डिले। एक अंकल जी ने अपना सामान जो मंगाया वो मंगाया सर्दियों में। कब मंगाया बाबू, बोलो, बोल मत लेना, कब मंगाया, सर्दियों में, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। भाई साहब वो लेके आ रहे हैं गर्मियों में, ले पहना पैंट स्वेटर, तो कहेंगे स्वेटर पहनूंगा इसमें गैस पे ना बैठ जाऊंगा भाई मैं, पैंट स्वेटर। वो कब लेके आ रहा है, आफ्टर द विंटर सीजन। तो भैया जो लोग ज्यादा फैशनेबल होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक सीजन के बाद जो दूसरे सीजन में आता है तो पुराना वाला फैशन क्या होता है, आउटडेटेड। भाई उनके लिए क्या होता है, फिर वो कपड़े नहीं पहनते, अबे ये तो पिछली सर्दियों में क्या डिजाइन है, अब कौन पहन रहा है, फेक। वो तो हमारी मम्मी चप्पल मार मार के पहनाती है, अच्छे आज हर सर्दी नहीं, हर बार तुझे नई जैकेट नई स्वेटर दिलाऊं है, खोपड़ी खराब हो रही तेरी, ये कौन सा फैशन आउटडेट हो गया तेरा, समझ रहे हो ना बात को। तो हमें तो चप्पल पड़ जाती है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है भाई पिछला मतलब आउटडेटेड। अब अगले सीजन में बिकना नहीं है, अगले सीजन में वो स्वेटर तो तुम गर्मियों में दे रहे हो, जो चीज तुम्हें नवंबर अक्टूबर में सप्लाई करनी थी उसकी सप्लाई तुम मार्च में दे रहे हो। सामने वाला मान लो रखने के लिए तैयार भी, चल कुछ जुगाड़ उगाड़ करके डिस्काउंट लगा के अगली सर्दी में क्या करूंगा, अगली सर्दी में क्या करूंगा बाबू, हाँ बेच दूंगा। अब ये बताओ उसके डैमेजेस कितने मिलेंगे। तो जज ने बोला डैमेजेस आप ले सकते हो किस बात के, डिले। तो जज ने कहा इट वॉज हेल्ड दैट प्लेंटिफ, के प्लेंटिफ मतलब केस करने वाला, इज एंटाइटल फॉर कंपनसेशन फॉर द डिले। और डिले की वजह से तुम्हें कोर्ट में प्रूफ करना है डेटोरेशन हुआ है। डेटोरेशन मतलब अकाउंट्स की भाषा में डेप्रिशिएट, क्या हुआ है, जितने भी प्रोडक्ट है उस पर डेप्रिसिएशन आ गया, यानी कि उसकी वैल्यू पहले से क्या हो गई, कम हो गई, है ना। अब भाई फोन का पुराना मॉडल इस साल थोड़ी ले लोगे, अब जो मॉडल 2020 में था वो सब बेच लोगे क्या, जो मॉडल पिछले साल था वो सब बेच लोगे क्या, बात समझ में आई ना, राइट, बोलो। तो जज ने बोला तुम्हारी डिले की वजह से क्या हुआ है, तो एग्जाम में ये वर्ड लिखा मिलेगा डिले, ठीक है। तो डिले में डेटोरेशन कॉज बाय डिले हो जाएगा, राइट। साथ में MP माइनस CP लिखना चाहो तो क्या लिख देंगे सर, मतलब MP माइनस CP भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वाली बात मैंने उसको बता दी कि भाई टाइम पे ले आइयो, मैंने उन कपड़ों का टाई अप कर रखा है, किससे, दुकानदारों से, तो फिर स्पेशल डैमेज। याद रखना क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, उसके हिसाब से पॉइंट्स कम लिखने की बजाय ज्यादा लिखो। हाँ, तो तुम बोलोगे स्पेशल डैमेजेस भी लेगा और साथ में डैमेजेस कॉज बाय डिले भी लेगा, तो दोनों लिख के आने, उसे पता है तो ये भी। और अगर साथ में वर्ड लिखा है डिले की वजह से क्या हुआ है, डेटोरेशन हुआ है, तो फिर समझ लेना ये वाला पॉइंट में दोनों पॉइंट लिख के आने। कम लिखने से अच्छा एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दूं, है ना, नंबर कटेंगे, बोलो भैया, राइट। अगले भाई 74, अगले डैमेज होते हैं बाबू 74। में क्या होगा भैया, प्रीफिक्स डैमेजेस जो हमेशा तुम्हारे साथ ही है ही। आईसीआई ने बोला भैया इस दिन तक फॉर्म भर दो, अगर तुमने इस दिन तक नहीं भरा तो हाँ, तो तुम मान लो 500 रुपए देकर इस डेट तक भर देना, तो तुम्हें 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, वही होते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस। हाँ, प्रीफिक्स पहले से फिक्स है, और वो कहां लिखे होंगे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें पता हो की बात
कि अगर इतने से डिले हुआ, ये इसी को बोलते हैं ईएमआई डिले के ऊपर पेनल्टी, है ना। ये तुमने बैंक से कोई ईएमआई करवा दी, क्या करवा दी भैया, बैंक से कोई ईएमआई करवा दी, बात समझ आई, बोलो। तो उसमें बताओगे अगर तुमने ईएमआई ब्रीच कर दिया, अगर तुमने ईएमआई बाबू ब्रीच कर दी तो क्या होगा, इतना ब्याज या इतनी पेनल्टी तुम्हें एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस, जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे मुझे पता है कि भाई इतने डैमेजेस देने हैं। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात, एक वर्ड आता है कि वो डैमेजेस होने चाहिए लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्या होने चाहिए सर, और एक वर्ड आता है पेनल्टी। अब पेनल्टी का मतलब पता क्या होता है, पेनल्टी का मतलब होता है कुछ भी ज्यादा मांग लेना, भाई तेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी, इतने रुपए लगेंगे पेनल्टी। इंडिया में और इंग्लैंड में यहां पर एक लोचा है, इंडिया में और इंग्लैंड में यहां एक लोचा है, समझेंगे ध्यान से। जैसे भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुम्हारा मेरा कि भाई लॉ की फीस होगी मान लो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम्हें कह दिया कि भाई अगर तुमने फीस की पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्या लगेगी, पेनल्टी इफ नॉट पेड ऑन टाइम, समझ रहे हो, बोलो भाई। अब मान लो तुमने ब्रीच किया, तो मैंने कहा कि भैया 10,000 रुपए की फीस थी, है ना, पेनल्टी लगेगी 12,000 रुपए, 120% की पेनल्टी, ठीक है, या और पेनल्टी लगेगी मान लो 6,000 रुपए। तो मैंने ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख के बता दिया, प्रीफिक्स कर दिया, सब प्रीफिक्स। बताओ वैलिड है या नहीं है, वैलिड है, पहले बता दिया, आईसीआई ने तुम्हें पहले बता दिया, मान लो, तो वैलिड है या नहीं है, बोलो भैया, है ना, वैलिड है, बिल्कुल सही बात। वैलिड नहीं है, लगाओ काटे। जज ने बोला इंडिया में, इन इंडिया, इंडिया देयर इज नो पेनल्टी, इंडिया में पेनल्टी जैसी कोई चीज होती नहीं। इन इंडिया देयर इज ओनली लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है दैट इज ओनली रीजनेबल डैमेजेस, ओनली रीजनेबल डैमेजेस। कि आपको अगर क्लेम करने हैं तो क्या क्लेम करने हैं, रीजनेबल डैमेजेस क्लेम करने हैं, रीजनेबल डैमेजेस क्लेम करने हैं। बोलो भाई, समझ आ रही बात, क्या क्लेम करने भैया, रीजनेबल डैमेज। पेनल्टी का मतलब होता है आर्बिट्रेरली कुछ भी मांग लेना। तो फिर मैंने क्वेश्चन इतने सारे पढ़ने के बाद एक फॉर्मूला बनाया कि पेनल्टी का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट में जितना गुड्स का प्राइस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और जितने तुम डैमेजेस डिमांड कर रहे हो, विच एवर इज लेस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तुम किसी के ऊपर अगर लिक्विडिटी डैमेज पेनल्टी लगा भी रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कभी क्या नहीं लगा सकते, ज्यादा नहीं लगा सकते। बात समझ आई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा जितना, उससे ज्यादा तुम डैमेज उससे क्लेम उससे कम कर सकते हो, है ना। हाँ इंडिया में, इंग्लैंड में तो मांग सकते हैं, और जितना तुम्हें एक्चुअल लॉस हुआ है, और लॉस टू पार्टी जो कम होगा वही। मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, 1 लाख का, तुम्हें लॉस कितने का हुआ है, 20,000 का, तो 1 लाख थोड़ी मांग लोगे, है ना। तो फिर कितने मांगने पड़ेंगे, बोलो भाई, जितने का लॉस हुआ है।
कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,00,000 रुपए, तुम मुझसे डैमेजेस डिमांड कर रहे हो 70,000 रुपए, तुम कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट से तो कम हो गया, लेकिन तुम्हें जो लॉस हुआ है वो हुआ है 20,000 का। तो जज कह रहे हैं चप्पल कहां है, मेरी चप्पल लाओ, लॉस हुआ कितने का 20 का, तो तू सामने वाले से 70 क्यों मांग रहा है, और फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से तो कम है। तो जज ने बोला भाई होश में, जज ने नहीं बोला, मतलब मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि इसका मतलब कहने का ये है बाबू क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डैमेजेस तुम कितना क्लेम कर रहे हो और तुम्हें कितना लॉस हुआ, जो कम होगा वो ही तुम्हारे प्रीफिक्स डैमेजेस बिल है। समझ के बाद नोट कर लिया डायग्राम। तो आर्बिट्रेरली 12, 15, 50 ये नहीं मांग सकते तुम, लॉ की फीस 10 है और मैं मांग रहा हूं 50, ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लैंड में चलता होगा, इंडिया में नहीं चलता। ये लिखिए बात, इन इंडिया देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पेनल्टी एंड लिक्विडिटी पेनल्टी। In India, you are not entitled him to realize any amount by the way of penalty. Penalty के नाम पे कुछ भी नहीं मांग सकते। बताओ पहले में कितने मिलेंगे? जल्दी बताओ, पहले वाले में 70, 1 बोलो, नशे में तो लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, भरियो फॉर्मूले में भरियो, चप्पल पहन के आया करूंगा अगली बार से, इसकी चप्पल इसकी बजेंगी। फॉर्मूला लिखवा दिया तो भी कह रहा है भाई बताओ टीचर फिर आत्महत्या क्यों ना करे, अगर ऐसे बच्चे हो तो टीचर आत्महत्या मतलब क्यों ना लटके, टीचर ऊपर उठ के यहाँ क्यों ना लटक जाए, हैं क्यों ना लटक जाए पंखे से आदमी, बताइए। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके लटकना कॉन्ट्रैक्ट तो अगली क्लास में पूरा हो ही जाना। कितने मिलेंगे फिर, खत्म बात। अगर लॉस हुआ 1.5 का तो कितने मिलेंगे, 1। फॉर्मूले में भरो ना। एग्जाम इसमें बताओ, पक्का लॉक कर दिया जाए। हाँ क्योंकि ये पेनल्टी है, आप 10,000 से ऊपर। एग्जाम्पल 2, एक अप्पी तो वैलिड है नहीं है, ये पेनल्टी हुई या नहीं हुई, ये पेनल्टी क्यों हुई, उतनी तो मांग रहा है जितना अलाउ कर रहे हो, तो ये लिक्विडिटी डैमेज है। दिस इज नॉट द पेनल्टी, दिस इज लिक्विडिटी डैमेजेस एंड वैलिड, ये पेनल्टी नहीं है। अब समझ गए ना बात, छोटा फॉर्मूला, खेल खत्म। ठीक है, तुम मांग रहे हो 75% ब्याज, ये क्या है, ये पेनल्टी है। ये पेनल्टी हुई नहीं हुई, इतना ज्यादा कैसे मांग रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किया 12% का, मांग रहे हो 75, तो कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर निकल गए, क्या बना, पेनल्टी। ये तो मैंने पहले बताया। सबसे पहला राइट क्या है, हाँ सबसे पहला राइट क्या है, एमपी माइनस सीपी तो तुम बाद में मांगोगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर लो। तो सेक्शन 39 हम पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके भाई मैंने पढ़ चुके हैं, है कि नहीं बात, कि रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज योर फोरमोस्ट राइट, फर्स्ट राइट आपका ये, पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, फिर कोर्ट में एमपी माइनस सीपी, डिले, स्पेशल, ये सब तो लड़ते रहेंगे। तो सबसे पहला राइट क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके दूसरे के ऊपर केस ठोके, है ना, बच्चों वाली बात है। तो ये बात हम ब्रीच वाले चैप्टर से ही, पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और एक बात जो नलायकों ने इतनी दूर लिख दी जहां लिखने की कोई बात ही नहीं थी। अब वो कह रहे हैं अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो आपका राइट है कि आप क्या ले सकते हो, कंपनसेशन, डैमेज दे सकते हो।
ये बात किस में लिखी है? अजीब बात नहीं है, देखो 75 में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डैमेजेस लेना, और डैमेजेस कहां मिलेंगे? अबे इसलिए मुझे बुरे लगते हैं लोग, अंग्रेज लोग, निकम्मे लोग। अबे तुम्हें 73 में लिखना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके क्या लेना? डैमेजेस। फिर 75 में बताते हैं डैमेजेस। अब पहले तो तुमने बता दिया क्या? डैमेजेस। फिर 75 में लिख रहे हो, यहां पढ़ के उल्टे चले जाना, तो आदमी उल्टा चलेगा। बोलो भाई, बताओ ये बात पहले पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? ये बात हमने ऑलरेडी सेक्शन 55 के साथ भी पढ़ी है, पढ़ना जरा। आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डैमेज ले सकते हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकते हो। 6 नाइट, याद आई बात? शकीरा लहरी, बोलो भाई, आगे नहीं आगे बात? सेम बात है, बोलो। याद रहेगी बात? इसका मतलब क्या है कि 75 में लिखा है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है एज पर सेक्शन 39, तो आप एंटाइटल्ड है 73 और 74 से क्या लेने के? उल्टी 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 गंगा भारत की उल्टी चेन लिख रखी है, ठीक है। 75 कहता है यू हैव द राइट टू क्लेम द डैमेजेस। तो 75 कहता है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है 39 के हिसाब से, तो तुम्हारा राइट जिंदा होता है 73 और 74 का। बोलो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बोलो। 75 क्या बोलता है? अगर तुमने सेक्शन 39 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, तो 75 तुम्हें इस बात की पावर देता है कि 73 और 74 के हिसाब से डैमेजेस क्लेम कर लेना, है ना? सरल भाषा में बोला नहीं बोला मैंने? क्या बोला मैंने? बोलना जरा एक बार। 75 कहता है, 75 ये कहता है कि अगर आपने 39 से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, तो 75 के हिसाब से आपको राइट मिलता है कि 73 74 में डैमेज ले लेना। 73 में एमपी माइनस सीपी स्पेशल, 74 में प्रीफिक्स, ठीक है। तो चेन रिवर्स है। 75 ने बोला 39 के हिसाब से आपने अगर किया है तो 73 74 पे चले जाना, उल्टी चेन है ये। ठीक है। अगला राइट, ये हम पहले ही पढ़ चुके चैप्टर नंबर 5 में। बोलो गाना गाओ मेरे साथ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नहीं, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक परफॉर्म। याद है मैंने एग्जांपल दिया, तुमने बोला सर पैसे मत लौटाओ, क्या करो? परफॉर्म करो, पढ़ाओ। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जहां पर दिल पे इतनी चोट लगे कि तुम ये कह दो कि पैसे से उसकी भरपाई नहीं हो सकती, आपको वो काम। अब बच्चा कह रहा है दिल पे चोट इससे लगी कि 3 सब्जेक्ट की तो कोचिंग के लिए हम यहां आए, सिर्फ लॉ के लिए दूसरी दुनिया में जाएं, तो डबल डबल चक्कर क्यों कटवा रहे हो? और वहां फिर वो क्या मांगेंगे? फीस भी एक्स्ट्रा मांगेंगे। तुमने क्या बोला? सर रिफंड मत दो, क्या करो? पढ़ा दो। याद आ गई बात? तो ये हमने चैप्टर 5 में सेक्शन 19 में पढ़ ली थी बात, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, है ना? राइट, ये लिखी बात। वो कह रहा है तू पेंटिंग बना दे, पैसे मत लौटा, तू क्या कर? पेंटिंग बना, जिंदा है ना, पेंटिंग बना, ठीक है। बोलो भाई। और अगला होता है भाई बहुत ही खतरनाक, क्योंकि ये राइट प्रॉपर्टी से रिलेशन से जन्म लिया। अब मान लो भाई प्रॉपर्टी से कैसे जन्म लिया स्लाइड राइट ने, सुनेंगे ध्यान से। 2 लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, क्या खरीदी? है ना? और पता लगा कि जो प्रॉपर्टी पिताजी ने खरीदी या किसी ने खरीदी, उस पर डिस्प्यूट होगा कि ये मेरी है और ये तेरी है, या तो ये मेरी है या फिर, बोलो भाई, मेरी है या फिर तेरी है। अब जब तक उस प्रॉपर्टी का ये फैसला हो जाए कि तेरी या मेरी, कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। क्या लगा देता है? तो कोर्ट इस बात पे स्टे लगा देता है कोई भी इस प्रॉपर्टी में, इस घर में गृह प्रवेश नहीं करेगा जब तक इसका मसला क्या ना हो जाए, सॉल्व ना हो जाए।
तो उसे क्या बोलते हैं? स्टे ऑर्डर। समझ में आई बात? तो ये जो स्टे ऑर्डर है इसका ओरिजिनेशन या ओरिजिनेटिंग कॉन्सेप्ट हुआ कहां से बाबू? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है ना, जो प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? डिस्प्यूट होती है, उस पर गवर्नमेंट क्या लगा देती है? स्टे ऑर्डर लगा देती है। बोलो भाई क्या लगाती है बाबू? स्टे ऑर्डर लगा देती है कि अब इस प्रॉपर्टी में जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक इस पे स्टे है, कोई इसको एंटर नहीं करेगा। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट पर रिलेट करते हैं। तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, मैंने कहा भाई डैमेज ले ले, तुमने कहा डैमेज ना चाहिए, मैंने कहा डैमेज के साथ साथ फुल फीस रिफंड। फुल फीस बाबू, तुमने कहा रिफंड भी नहीं चाहिए। फिर कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने बोला इंजंक्शन वो ले लेते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि सर जो वादा किया वो, लेकिन कुछ बच्चे इतने खतरनाक, उनका दिमाग और 2 कदम आगे, वो कह रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं लेंगे। तो बाकी लोग कह रहे हैं बट अब क्या दिक्कत है, ना तुझे पैसे लेने, ना तुझे फीस रिफंड लेनी, ना तुझे एक्स्ट्रा डैमेज लेने में 10,000 लॉ की फीस थी सर 15 दे रहे हैं, ले लेना, तुझे वो भी नहीं लेना, और अब तू कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी पढ़ना भी नहीं है। क्या चक्कर है? कह रहा भाई देख सर पैसे दे रहे थे हमने लिए नहीं, फिर हम कह रहे हैं सर से कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको तो पढ़ाना। बोलो भैया दीदी क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाएंगे ना ढंग से, रेल पेल चलाई और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो बच्चे कहने लगे भाई सही कह रहा तू भाई, ढंग से ना पढ़ाया तो समझ में ना आई बात। तो तुम्हारे दिमाग में शक पैदा हो गया। और तुम्हें पता है किस चीज का इलाज नहीं होता? हर बीमारी का इलाज है पर इसका इलाज नहीं है वहम का और शक का कोई इलाज नहीं। अब मैं तुम्हें सही भी पढ़ा दूं ना तो भी तुम्हें लगेगा ढंग से ना पढ़ा रहे, तुमने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो जज ने बोला तो चाहिए क्या भाई तुझे? एक खतरनाक बच्चा ये बोला सर से कह दो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक नल्ले बैठेंगे, नल्ले, लेकिन क्या नहीं करेंगे? यहां तो छोड़ो, हमें तो छोड़ो, दुनिया में कहीं कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि जरूर 12 से 2 में या तो कहीं और पढ़ाने जा रहे होंगे या कहीं और पैसे कमाने का जुगाड़ ढूंढ लिया होगा, तभी हमारे साथ क्या कर रहे हैं? धोखाधड़ी कर रहे हैं। अरे जब 12 से 2 आपको कुछ नहीं करना दुनिया में, तो हमें पढ़ा दो ना, हमें पढ़ा दो भाई। ये क्यों कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, पैसा पैसा, क्या दिक्कत है पढ़ाने में? तो बच्चों को लगा 12 से 2 बच्चों की जो क्लास है ना ये कहीं और पढ़ा रहे होंगे, या फिर वहां फीस यहां से क्या मिल रही होगी, क्योंकि भाई शक का कोई इलाज। तो तुमने जज से मांगा स्टे लगाओ सर पर। क्या लगाओ? स्टे लगा दो कि इन दिनों में इस इतने महीने तक, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए, उस महीने तक दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सर अगर हमें नहीं पढ़ाएंगे तो दुनिया में किसी को नहीं पढ़ाएंगे, नल्ले बैठेंगे, नल्ले। सर के ऊपर टैग होना चाहिए नल्ले बिटवीन 12 to 2। तो जज ने बोला भाई जो तुमने मांगा तथास्तु। तो तुमने जज से बोला आम भाषा में, यहां नहीं तो कहीं नहीं, यहां नहीं तो कहीं नहीं पढ़ाओगे अब आप। तो स्टे ऑर्डर को हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल भाषा में प्यार से नाम दिया गया इंजंक्शन। क्या नाम दिया गया? भगवान के लिए एग्जाम में इंजेक्शन मत रखना कि हमने क्लेम किया है स्वीट फॉर इंजेक्शन, बहुत दिन हो गए इंजेक्शन नहीं लगा, है ना? राइट, बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने बच्चों को देखा व्हाट्सएप की दुनिया है भाई, स्पेलिंग की बिकॉज को सीजेड लिख देंगे, है ना, अपने आप समझ लियो। तो एग्जामिनर को लिख दिया इंजेक्शन, अपने आप समझ लियो है क्या इसका मतलब। तो एग्जामिनर जी तुम्हें इंजेक्शन दे देगा 0 नंबर। तो इंजंक्शन है, क्या नहीं है? इंजेक्शन नहीं है। इन बोलो यहां नहीं तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच प्रोहिबिटेड अ पर्सन टू डू पर्टिकुलर एक्ट, कि हमने उसके ऊपर रोक लगा दी तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? या तो ये वाला केस याद कर लेना, ये वाला याद कर लेना, दोनों एक ही बात है। ए ने बोला मैं तेरे यहां के गाना गाया करूंगा, बाद में उसने गाने से मना कर दिया, तो इंजंक्शन ले आया। बी को इतना गुस्सा आया, बी ने बोला डैमेज नहीं चाहिए मुझे, क्या दे दे? इंजंक्शन।
दुनिया में मेरे यहाँ नहीं गाना गाएगा ना, कहीं गाना नहीं गाएगा, है ना। जिंदर ने बोला कि मैं जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा इस कंपनी सप्लाई करूंगा, बाद में उसने मना कर दिया, तो कंपनी ने बोला अगर हमसे सप्लाई नहीं करेगा ना तो कहीं से भी पूरी दुनिया में बिजली सप्लाई नहीं करेगा। इंजंक्शन यानी कि स्टे ऑर्डर, यानी कि इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। बोलो याद हो जाएगी बात, ठीक है। एक केस याद कर लेना, लूमली वर्सेस वेंजर, छोटा नाम है तो याद भी हो जाएगा। लूमली वर्सेस, तो आज के 3 केस हुए मोटा मोटी। एक हुआ हॉब्स वाला, एक हुआ सबसे खतरनाक हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल, ठीक है। और अगर ये याद हो जाए तो बढ़िया बात है। चलो शादी वाला तो कोई केस नहीं है, याद कोई बात नहीं, याद गिब्स वाला रहने दो, याद कर लेंगे। और तीसरा ही याद कर लेंगे, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन कभी कभार सिर्फ इस पे ही आ जाता है, यहां नहीं तो कहीं नहीं। जिसका नाम क्या रखा, स्वीट फॉर इंजंक्शन, लूमली वर्सेस वेंजर। तो ये आज के 3 केस हो गए। और आखिरी जो अगले चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे उसकी सिर्फ भूमिका बताया था तुम्हें, क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट को प्यार से मैं हिंदी में नाम देता हूं, बोलो बाबू, लिखेंगे जितना काम, बिल्कुल सही बात, जितना काम उतना दाम। अब मान लो भाई मैं तुम्हें मना कर दूं पढ़ाने के लिए कि मैं नहीं पढ़ा रहा, पर मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा दिया, तो मेरा तुमसे ब्रीच करने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना दो। तो जज ने बोला देखो तुम्हारे साथ धोखा हुआ, आगे के जितने चैप्टर तुम नहीं पढ़ पाए उसके तो हम तुम्हें कंपनसेशन दिलाएंगे, लेकिन सर को उतने का तो पैसा मिलना चाहिए जितना उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, काम किया है, उतना पैसा तो दोगे। तो भाई जितना काम करके उतना दाम तो दे दो यार, किसी भी इंसान को इतना ही मत लूट लोगे उतना ही पैसा ना मिले। पहले तो सर पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी तकलीफ का पैसा मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अब तुम्हारी तकलीफ का पैसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की फीस से कम हुआ तो मैं दे दूंगा, ज्यादा हुआ तो भी मेरी जेब से एक्स्ट्रा चले जाएंगे, लेकिन पहले जितना काम उतना दाम तो दे दो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एज मच एज अर्न्ड, यानी कि क्वांटम मैरिट। पार्टी हैज द राइट टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर द वर्क डन। देखो इसलिए मैंने अपना ही नाम लिख रखा है, पढ़ना जरा। अब भाई मैंने कुछ चीजें पब्लिश करवा दी, उसके बाद वो कह रहा है कि अब भाई तुम्हारी कविता इतनी खतरनाक है कि लोग बाग न्यूज़पेपर फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। भाई रहने दो, तुम रहने दो, है कि नहीं बात, तुम पढ़ा लो, कविताएं मत लिखो, पढ़ाओ तो मैंने कहा भाई जितनी लिख दी उतने का तो दे दे भाई पैसा, उतनी तो लिखी है ना। जज ने बोला देखो कविता किसी को पसंद आई ना आई हो ये अलग मैटर है, अरे जितनी भी लिखी है उल्टी सीधी लिखी हो, है ना, उतने का तो दोगे पैसा। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी, इसका तो दे दो यार पैसा। तो जज ने बोला जितना आपने काम कर दिया है उतने का पैसा आप दे दो, जितना काम उतना दाम, आगे का मत दो भाई। बोलो ठेकेदार कह रहा है ठीक है भाई मैंने खराब काम किया पर जितना सही कर दिया उतने का तो पैसा दे दो, और जितने का खराब किया उतने काट लो, है ना, बात समझ भाई। तो डैमेजेज है वो भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन जितना उसने ठीक काम कर दिया उतने का पैसा तो भाई, फर्स्ट फ्लोर ठीक बनाया सेकंड बेकार बना दिया, फर्स्ट फ्लोर का तो बनता है ना उसका पैसा। तो जज कह रहे हैं भाई लूटना नहीं है किसी को, चीजें बिल्कुल संतुलित तरीके से काम करना, जितना काम उतना दाम उस बंदे का दो जितना उसने काम ठीक किया है, और जितना काम ठीक नहीं किया उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके उसके डैमेजेस ले लो 73 के हिसाब से और 74 के हिसाब। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, है ना। तो भैया आज का बस एक होमवर्क देख लेते हैं और तुम्हें एक हो छुट जाएंगे तुम्हारे, कौन सा क्वेश्चन आया था, शायद ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया सितंबर 24 में, डिट्टो वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल एम लिमिटेड लिखा है, सितंबर में आया या जून 24 में आया, इनमें से आया है वर्ड टू वर्ड। आज से पहले आया था 2004 में,
सीए इंटर में फाउंडेशन में डाल दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में आ गया ना। तो आज का होमवर्क ये ध्यान से पढ़ेंगे, आज का होमवर्क ये सोचेंगे कि मुझे कितना पैसा मिलेगा 73 के हिसाब से, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन रीड करने हैं। देखो इसमें भी क्या दे रखा है, पैसे की बात चल रही है, एमपी माइनस सीपी है ना, ये रीड करना है। इसमें भी पैसे की बात चल रही है, इसमें भी क्या है, एमपी माइनस सीपी, समझ रहे बाबू, ये भी रीड करना है। 3 में भी देखो पैसे की बात चल रही है, 4.5 रुपए की बॉटल, फिर 5 रुपये 25 पैसे की बॉटल, ये 2015 में पूछा जा चुका है, ठीक है। हो सकता है ये लुढ़क जाए तुम्हारे एग्जाम में। इसमें भी एमपी माइनस सीपी की बात चल रही है और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, ठीक है। इन जितने भी आज तक खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। इन चारों से ऊपर तुम्हें एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। ये 5वां वही है जिसमें पैसों की बात चल रही है, मतलब इन 5 से ऊपर आईसीआई, अबे छठा भी सेम सेम सही है ना। हाँ, तो ये 6 के 6 वो क्वेश्चन है जिससे बाहर तुम्हें एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो तुम किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आज तक यही 6 क्वेश्चन रिपीट हो के आए हैं, ठीक है। इन 6 के 6 क्वेश्चन का करना है, एक को लिखना है और बाकियों को रीड करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है सब में। क्या, एमपी माइनस सीपी और स्पेशल डैमेजेस। 73 सॉल्व हुआ, बताओ बाबू, है ना। ये वाला भी 73 से सॉल्व है, एमपी माइनस सीपी, ये भी 73 सही है, ये भी 73 सही है, समझ रहे हो ना बात को। तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर सारे क्वेश्चन 73 से सॉल्व है तो ये 6 क्वेश्चन किस भाषा में बात कर रहे हैं, है ना, और अमाउंट को मैं कैसे निकाल रहा हूं। क्या इसमें 73 के साथ खाली एमपी माइनस सीपी है, किसी में स्पेशल भी है, तो वो मिक्स करके हमें एग्जाम में लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन ढंग से पढ़ने हैं, और एक जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या करना है, लिख के आना है और राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप में भेजना। समझ गए सर, मजा आ गया सर, बाय बाय।